नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे चर्चा करते हैं। उसके पहले इस केस को समझते हैं। एक रेंट कंट्रोलर के कोर्ट ने एक इविक्शन ऑर्डर पास किया, जिसको कि अपील में अपीलेट कोर्ट ने भी, डिस्ट्रिक्ट जज ने भी अफर्म किया और बरकरार रखा। हाई कोर्ट के पास मैटर जाता है, हाई कोर्ट उसको रेमिट कर देती है ट्रायल कोर्ट के पास, मीन्स रेंट कंट्रोलर के पास, कि आप जो डिफेंस लिया है टीनेंट ने कि जो सेल डीड लैंडलॉर्ड के फेवर में है वो एक शैम डॉक्यूमेंट है, एक दिखावे का डॉक्यूमेंट है, एक्चुअल नहीं है, आप उस पर फाइंडिंग दीजिए। इनफैक्ट होता क्या है कि एक लैंडलॉर्ड एक एविक्शन पिटिशन फाइल करता है रेंट कंट्रोलर के पास अपने बोनाफाइड नीड पे कि मुझे ज़रूरत है उस प्रीमाइसेस की जो किराए पे दिया हुआ है, और वो उसने उस प्रीमाइसेस को 1995 में ख़रीदा था। जबकि ये जो दुकान है वो 1958 में 25 रुपये की मंथली रेंट पे दिया गया था, 58 में, काफ़ी पुराना, और जिसमें ओरिजिनल टेनेंट भी एक्सपायर कर गया होता है, उसके जो लीगल एयर्स होते हैं उनको पार्टी बना के वो सूट फाइल करता है। एविक्शन पिटिशन को रेंट कंट्रोलर अलाउ कर देता है, क्योंकि वो जिस ग्राउंड पे कंटेस्ट किया जाता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता रेंट कंट्रोलर कि सेम डॉक्यूमेंट है, या उनको मेनली तो वो कह रहा था कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है, बोनाफाइड नीड नहीं है जो लैंड ओनर है। और सेम डॉक्यूमेंट को ये वो ऐसे कह रहा था क्योंकि जिसके पहले जो लैंडलॉर्ड थे वो उन्होंने पिटीशन फाइल किया बोनाफाइड नीड पे, वो रिजेक्ट हो गया, तो ये इनको एक सेल डॉक्यूमेंट बनाकर इनसे फाइल करवा रहे हैं। बेसिकली ये अपने लिए नहीं कर रहा, पुराने लैंडलॉर्ड के लिए ही कर रहा है। हालांकि रेंट कंट्रोलर ने इन सारे आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको खारिज कर दिया और एविक्शन पिटीशन पास कर दिया, अलाउ कर दिया। अब हाई कोर्ट ने जो रेमिट किया उसका जो कहना था कि भाई आप इस पर एक फाइंडिंग दीजिए, तो जो क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि क्या जो सेल है परचेजर के फेवर में या लैंडलॉर्ड के फेवर में जिसने एविक्शन सूट फाइल किया है, कि क्या वो एक शेम ट्रांजेक्शन है, मतलब दिखावे का ट्रांजेक्शन है। तो अपीलेट अथॉरिटी ने बोला नहीं, शेम ट्रांजेक्शन नहीं है। रेंट कंट्रोलर ने भी ये बोला और अपीलेट कोर्ट ने भी ये बोला कि शेम ट्रांजेक्शन नहीं है, इसमें एक्चुअल कंसल्टेशन पास हुआ है और सेल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और रजिस्टर हुआ है, इसलिए इसको सेम ट्रांजेक्शन नहीं माना। ये जो मैं केस का जिक्र कर रहा हूँ इसके पीछे जो पीछे की कहानी है वो ये है कि मेरे पास एक एडवोकेट फ्रेंड आए और उन्होंने ये कहा कि यार ये शेम डॉक्यूमेंट क्या होता है या शेम ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो अगर हिंदी में कहें तो दिखावती दस्तावेज या दिखावती लेन देन, तो जिसका कि एक्चुअल पर्पस उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करके उस पर एक्ट अपॉन करना नहीं होता है, बल्कि कोई अल्टेरियर मोटिव से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उनका जो पहला क्वेश्चन था कि सेम डॉक्यूमेंट क्या होता है, उनको मैंने ऐसे समझाया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी को धोखा देने के लिए किया गया हो और उसका एक्चुअली उस पर एक्ट अपॉन करने का इंटेंशन नहीं हो पार्टीज़ का, तो उसको सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर उनका दूसरा हुआ क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेनामी ट्रांजेक्शन एंड सेम ट्रांजेक्शन। तो बेनामी ट्रांजेक्शन है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, उसमें बस पैसा किसी और का होता है और डॉक्यूमेंट किसी और के नाम बनता है, बस इतना ही डिफरेंस है, बट वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है। उसमें सेल परचेज वैसे ही होता है, कंसल्टेशन अमाउंट वैसे ही पास होता है जैसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन में होता है। लेकिन शैम ट्रांजेक्शन में ना तो कोई कंसल्टेशन अमाउंट का लेन देन होता है, और ना ही वो एक्चुअली उस पर्पज़ से बनता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा हो, जबकि बेनामी ट्रांजेक्शन में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके बाद तीसरा सवाल उन्होंने ये किया कि यार कोर्ट में हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है वो शेम डॉक्यूमेंट है। उनका ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मुझे। फिर मैंने कहा कि भाई जी इसको थोड़ा मुझे किसी जजमेंट के सहारे आपको समझाएं तो वो बेटर होगा। फिर मैंने अपना रिसर्च किया और जब मैंने इतना किया तो अब आपसे भी ये शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ वो जजमेंट है सिविल अपील नंबर 1297 ऑफ 2006। मैंने जिस जजमेंट का जिक्र किया वो जजमेंट पास हुआ था 24 फरवरी 2006 को, और ये 3 जजेस बेंच का जजमेंट था, जिसमें चीफ जस्टिस वाई.के. सब्रवाल थे, चीफ जस्टिस सी.के. ठक्कर थे एंड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन थे। और इस केस का नाम है वी.एम. सलीम वर्सेस फातिमा मोहम्मद एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी के लिए ये कहा कि जो रिकॉर्ड पे एविडेंसेस हैं
उससे कहीं भी ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होता कि इन जो अभी जो परचेजर है वो और उसका अर्स्टवाइल ओनर दोनों रिलेटेड हैं, दोनों फ्रेंड हैं, या दोनों ने हॉबनॉबिंग करी है। और ये भी नहीं दिखा सका टेनेंट की कोई कंसिडरेशन अमाउंट पास नहीं हुआ है, जबकि बाकायदा इसमें कंसिडरेशन अमाउंट का ट्रांसफ़र भी है। चूँकि केवल ये ग्राउंड लेकर कि उसके पहले उसने जो पहले ऑनर ने एक रेंट एविक्शन पिटीशन फाइल किया और वो डिसमिस हो गया, चूँकि उसने बोनाफाइड नीड पे किया था, तो अब जो बेचा है वो शेम ट्रांजैक्शन है। तो जो क्वेश्चन कोर्ट ने खुद एक फ्रेम किया कि कब एक डॉक्यूमेंट शैम डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में जो राइट क्रिएट किया गया है वो इस पर्पस से नहीं किया गया है कि एक्चुअल में वो एक्ट अपॉन हो, केवल इसलिए किया गया है कि उनका कोई अल्टोरियर मोटिव हो, कोई सीक्रेट एग्रीमेंट हो, और उसको पाने के लिए इन्होंने ये डॉक्यूमेंट को बनाया है। तो कोर्ट ने जो कहा कि जो कॉल्यूजन का एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको जो ये कह रहा है, जो जिसका एवॉर्मेंट है, यहाँ टीनेन का एवॉर्मेंट है कि ये शेम डॉक्यूमेंट है, उसको ये प्रूव करना होगा कि कोई कॉल्यूसिव है, इनका कॉल्यूजन है अर्स्टवाइल ओनर और सब्सिक्वेंट परचेजर में, कि ये डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे किसी ऐसे पर्पस से जो उसका जो उस डॉक्यूमेंट के नेचर से अलग है। तो जब भी किसी डॉक्यूमेंट को शेम डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूव करने की बात होती है, तो सबसे पहला जो चीज़ देखा जाता है कि कोई सीक्रेट अरेंजमेंट, कोई कॉल्यूसिवनेस शो हो जाए। दूसरा कि जो इनका इंटेंशन है वो जो डॉक्यूमेंट पे एक्ट अपॉन करने का नहीं है, और आज के जब सेल डॉक्यूमेंट के केस में सेल एग्जीक्यूट होने के बाद भी जो एक्चुअल बेनिफिट है, चाहे वो रेंट है या और भी चीज़ें हैं, वो पुराना ओनर ही पे कर रहा है। इवन की जो स्टाम्प ड्यूटी है वो भी पुराना ओनर पे कर रहा है। तो इस तरह का कोई एविडेंस अगर ऑन रिकॉर्ड आ जाए, तो स्टाम्प ड्यूटी भी उसने जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट बना, उसका स्टाम्प ड्यूटी पेश किया। इवन की प्रॉपर्टी टैक्स भी जो पुराना ओनर है वही पे कर रहा है, उससे जो बेनिफिट है वो भी वही डिराइव कर रहा है। तो अगर इस तरह की सर्कमस्टांशियल चीज़ों को लाकर एविडेंस के रूप में दिखाया जाए, जो कि मेरे फ्रेंड का जो मेरे से वकील साहब मिले थे उन्होंने जो कहा, तो एक जो इस तरह की सर्कमस्टांशियल चीज़ें हैं उसको दिखाकर भी ये प्रूव किया जा सकता है कि ये शैम डॉक्यूमेंट है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई सेल ट्रांजेक्शन का अगर है, कैश ट्रांजेक्शन दिखाया हुआ है, तो वो भी एक डाउट क्रिएट करता है। या अगर बैंक ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर उस जिस दिन पैसा गया बैंक में सेल अमाउंट, उसी दिन वो निकल के फिर दूसरे निकल गया, या इस तरह का कोई चीज़ दिखाएं जिससे कि सस्पिशन क्रिएट हो कि जो एक्चुअल पर्पस था वो पैसा कंसिडरेशन अमाउंट पेमेंट का नहीं था। तो इन सब चीज़ों से दिखाया जा सकता है कि ये शैम ट्रांजैक्शन है। और एक एक चीज़ को जो मेन है कि डायरेक्ट एविडेंस तो शैम ट्रांजैक्शन का मिलना मुश्किल होता है एक आउटसाइडर के लिए जो उसका पार्टी नहीं है, तो उसको सर्कमस्टांशियल चीज़ों को दिखाकर ही ये प्रूव करना होगा कि वो जो ट्रांजैक्शन है सेम ट्रांजैक्शन है। और जिस केस के का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लेकर आए हैं ऑन रिकॉर्ड एविडेंस में। ना तो प्लीडिंग में उन्होंने टीनेंट ने ऐसी कोई प्लीडिंग करी है डिटेल, ना ही कोई प्रूफ लेकर आए हैं। इसलिए केवल सेम डॉक्यूमेंट का एलिगेशन लगाकर टीनेंट को फ़ायदा नहीं हो सकता है। और जो हाई कोर्ट ने जो नीचे की दो कोर्टों के ऑर्डर को सेटिसाइड करके दोबारा रिमांड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया, और जो एविक्शन ऑर्डर पास हुआ था रेंट कंट्रोलर के द्वारा और रिफॉर्म हुआ था अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, उसको रिस्टोर कर दिया। तो इस जजमेंट में जो चीज़ मैंने देखा कि क्या क्या सर्कमस्टांसेज आ सकते हैं जिसके ज़रिए आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट शेम डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इससे जो भी जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर आपके खिलाफ़ कोई शैम डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा रहा है, तो आप प्लीडिंग में अपनी जितना ज़्यादा हो उसको लाइए, और उसको उस एंगल से प्रूव कीजिए कि
वो एक शैम डॉक्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आपको कोई इशू है इससे रिलेटेड, शैम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपके सवालों का जवाब दूँगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।